Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, A-Lit, CLAT PG, NLSET, DULLB या और भी जो आपको लॉ एंट्रेंस टेस्ट देने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट एक्सेस 51 ईयर ओल्ड कर्व सिंगल वुमेन गेट्स इक्वल अबॉर्शन राइट। तो ये वाला जो आर्टिकल है ना, बेसिकली देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर है और काफ़ी एक ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो काफ़ी पिछले कुछ समय से छूट गया था, जिसके ऊपर फाइनली जो है अब पहले जो नॉर्मल अबॉर्शन के लॉज होते थे वो हम देखते थे कि सिर्फ वुमेंस के लिए उनके लिए होते थे जो मैरिड होती थी। फिर जो है अभी इसमें चेंज किया गया। आपको याद भी होगा, हमने काफ़ी बार पढ़ाई करी है कि जो 2021 के अंदर एमटीपी एक्ट के अंदर जो चेंज लाए गए थे उसमें यहाँ पे ये किया गया कि भैया जो पार्टनर है ना, पहले वहाँ पे सिर्फ मैरिड पर्सन लिखा रहता था, बट अभी एमटीपी एक्ट 2021 के अंदर जो है ना, यहाँ पे पार्टनर शब्द यूज़ किया गया था। तो उससे ये चीज़ थी कि हाँ भाई 20 वीक्स के अंदर तक तो जो है फीमेल जो हैं वो लोग सीख कर सकती हैं, चाहे वो सिंगल हैं चाहे वो मैरिड हैं, अबॉर्शन। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बियॉन्ड देखो 20 से 24 वीक्स तो अलाउड है अभी जो नया वाला अमेंडमेंट आया है उसमें, लेकिन 20 से 24 वीक्स के लिए ना आपके मैरिड वुमेंस के लिए तो ठीक था, लेकिन जो अनमैरिड वुमेंस थी उनके लिए काफ़ी इश्यूज देखने पड़ रहे थे। इसी के ऊपर फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट एक जो है फैसला दे दिया है कि भैया सिंगल वुमेन के पास भी इक्वल अबॉर्शन राइट है, चाहे वो 24 वीक्स की बात हो, चाहे वो 20 वीक्स की बात हो, चाहे वो उससे कम की बात हो। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, इसका नाम है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर ये एक्स क्यों है। तो देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जब कोई पेटिशन फाइल करता है और वो ये डिमांड करता है कि नाम जो है उसका अननोन रहे, तो उस समय फिर इस तरीके से केस का नाम लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए इस केस का नाम लिखा हुआ है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब थोड़ा सा अबॉर्शन लॉ के बारे में भारत में जान लेते हैं कि क्या नियम कानून है। तो सेक्शन 3(1) ऑफ 2 ऑफ आईपीसी जो है गाइस 1860, इट क्रिमिनलाइज वॉलेंट्री मिसकैरेज। ठीक है, एज पर द 2021 में एक अमेंडमेंट आया था एमटीपी एक्ट जो है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो पहले 2000 जो चल रहा था उसमें 2021 में काफ़ी सारे चेंज किए गए थे, तो हम उसके बेसिस पे देख रहे हैं। टर्मिनेशन अंडर दिस ओपिनियन 1 डॉक्टर फॉर प्रेगनेंसीज अप टू 20 वीक्स, मतलब आपको रिकमेंडेशन चाहिए एक डॉक्टर की अगर आप 20 वीक्स के अंदर अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने का सीख कर रहे हैं। 20 से 24 वीक्स के लिए आपको 2 डॉक्टर का परमिशन चाहिए, परमिशन इन द सेंस आपको उनके तरफ से रिकमेंडेशन चाहिए। सेक्शन 3B ऑफ रूल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर एमटीपी एक्ट जो है वो ये कहता है कि ये 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन हैं जो कि एलिजिबल होंगी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स। उसमें रेप सर्वाइवर्स, माइनर्स, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस और इसके अलावा और भी हैं। तो ये वाली चीज़ है, लेकिन इसमें अनमैरिड वुमेन्स का नाम नहीं था 24 वीक्स वाले में, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही थी। एंड फाइनली जो है यहाँ पे सिंगल मदर के लिए भी या सिंगल वुमेन के लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू पूरे इंडिया में रेगुलेट कर दिया है। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि एमटीपी एक्ट 1971 के हिसाब से अभी पहले क्या था अब क्या था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से सुन लेना। एमटीपी एक्ट 1971 जो है ना वो बात करता है अगर आपको 20 वीक्स के अंदर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना है तो 1 डॉक्टर ओपिनियन इफ टर्मिनेशन इज विद इन 12 वीक्स और 20 वीक्स के लिए 2 डॉक्टर की, ये पहले वाला एक्ट में है। अब क्या है, 20 वीक्स तक जो है आपको सिर्फ 1 डॉक्टर की परमिशन चाहिए, 20 से 24 के लिए आपको 2 के लिए चाहिए। पहले ये था ही नहीं, पहले 24 वीक्स वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और बियॉन्ड 24 वीक्स भी अगर फीटल अबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उसकी भी प्रोसेस हैं जिसके थ्रू कराया जा सकता है नए वाले एक्ट में, लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। प्राइवेसी का कोई क्लॉज नहीं था, यहाँ पे प्राइवेसी, टर्मिनेशन, सारी चीज़ों का क्लॉज भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 का। ठीक है, तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक बड़ी मतलब आश्चर्यचकित करने वाली ये न्यूज़ है। न्यूज़ ये आश्चर्यचकित करने वाली इसलिए कि भाई आम आदमी पार्टी जो है ना वो आई ही सत्ता में इसलिए थी कि हम वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात न्यूज़ में आई है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत सिंह मान के ऊपर एक आरटीआई डाला गया था उनकी सरकार से। पूछा गया था कि भैया ये कितने व्हीकल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने कॉन्वो के अंदर। तो भैया पता पड़ा 42। अभी तो बने ही हैं पर अभी 42 है। इससे पहले जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब में, उन्होंने अपने पूरे 5-5 साल के टेन्योर में इतनी व्हीकल्स यूज़ नहीं करी हैं जितनी कि इन्होंने अभी 1 साल के अंदर ही कर डाली हैं। तो 42 व्हीकल्स। तो ये आम आदमी पार्टी ने भी इस पर जवाब भी नहीं दिया है। लेकिन ये न्यूज़ देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या है। घूम फिर के देखो सभी लोग वही चीज़ पे आ जाते हैं। बताया था आम आदमी पार्टी आएंगे, वीआईपी कल्चर ख़त्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वीआईपी कल्चर ख़त्म करने के लिए सिद्धू मूसेवाला का जो सिक्योरिटी थी वो हटाई गई थी। वो एक अलग डिबेट है, सही था गलत था, लेकिन हटाया गया था ना। आपने यही बोला था कि टैक्स पेयर के पैसे हम वेस्ट क्यों करें। तो भाई 42 गाड़ी में भी टैक्स पेयर के पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। तो ये भी एक क्वेश्चन है ना। चलो, रशिया सेट टू एनेक्स 4 यूक्रेन रीजन टुडे। तो ये 4 रीजन कौन से हैं? लुहानसक, डोनेस्टक, जैपरुंजिया, खेरोसन। ये आपका क्या है? रशिया है। क्रीमिया इन्होंने पहले ही एनेक्स किया हुआ है 2014 में। और ये 4 भी हो जाएंगे। रेफरेंडम कराया गया है जिसमें यही दिखाया जाएगा कि ये सारे कंट्रीज जो हैं चाहते हैं रशिया के साथ जुड़ना। देखो रशिया जो भी कर रहा है, जैसे भी चीज़ें चल रही हैं, जितना ये एग्रेसिवली कर रहे हैं ना, ये इंडिया के लिए अब धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही है। क्योंकि देखो हमको रशिया का भी साथ देना है, कहीं ना कहीं रशिया हमारा एक अलाइन पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हिस्टोरिकल पार्टनर है, हमेशा सपोर्ट करता है रशिया भारत को। लेकिन अगर रशिया इतने स्ट्रिक्ट कदम उठाएगा या फिर कुछ करेगा ना, तो आज नहीं तो कल इंडिया को फिर अपने आप को रशिया से अलग करना पड़ जाएगा। क्योंकि इन दी एंड हमें हमारे भी इंटरेस्ट देखने हैं। तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद देखिए नेशनल गेम्स का गाइस हो चुकी है शुरुआत। इस बार 36 नेशनल गेम ये था हमारा, गुजरात में इसको शुरू किया गया है। ये स्टेडियम आपको पता ही है कौन सा है, मोटेरा स्टेडियम है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे स्पीच भी दी है कल। तो ये है, इसके बारे में हिस्ट्री भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बता ही दी थी। और कुछ भी जो भी निकलेंगी चीज़ें तो लास्ट में जब एक बार नेशनल गेम्स पूरा हो जाएगा तब हम देख लेंगे। और वैसे देखो जो हमने अभी ये 6 आवर्स की वीडियो निकाली है ना, इसको आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए। क्योंकि मैं आपके नवंबर मंथ के एंड आते आते जो है एक 2 आवर्स की वीडियो और निकालूंगा, जो इसी का पार्ट 2 रहेगी। उसमें हम इधर का जो 2 महीना है, अक्टूबर और नवंबर, वो कवर कर लेंगे। पर ये कि तब तक आप इसको पूरा कर लो और डेली कम से कम 30 मिनट देखो, क्योंकि वो एक दिन में याद होने वाली चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो वो है। और इसके अलावा भी जो अपना मॉक सॉल्व कर रहे हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो, वो सब भी करते रहना, ठीक है। यूनेस्को लिस्ट 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल्स। तो यूनेस्को की लिस्ट में भारत के एक्सक्लूसिव आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो आ गई हैं। अब इन 50 के नाम याद करने का तो कोई मतलब नहीं है, बस जान लो कि ये चीज़ें करी गई हैं। अब थोड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, PDF से मैं भी टेलीग्राम पे डाल ही दूंगा। यहाँ पे देखिए कांग्रेस में चीज़ें जो हैं उसको फाइनली थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अभी शांत हुई हैं। अशोक गहलोत ने मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जो भी हुआ है राजस्थान में, और ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कांग्रेस के शायद हट गए हैं। दिग्विजय सिंह जी का नाम आ रहा है। इसके अलावा अब ये चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे राजस्थान के, नहीं रहेंगे, वो भी एक क्वेश्चन वाली बात है। इवॉल्विंग चेयर, ये क्या है? देखो हमारे देश में CDS की पोस्ट आई थी, एक CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये क्यों आई थी? देखो हमारे यहाँ एक आर्मी है, एक नेवी है और एक एयरफोर्स है। प्रॉब्लम देखो क्या हो जाती थी, प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि कभी कभी ना सामंजस्य नहीं बैठ पाता था। जैसे मान लो यार कोई कल को वॉर हो जाए, भगवान ना करे वॉर हो जाए, लेकिन मान लो कोई वॉर है, अब ना आर्मी को अलग चल रहा है, नेवी को अलग बताना है और आपका एयरफोर्स को अलग बताना है। कोई चीज़ ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि इन सब के हेड अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये अपने अपने तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं, अपने अपने तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। अब इसमें ना फिर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक पोस्ट बनाई गई थी CDS, जिसके अंडर में ये तीनों सेना रहेंगी। और ऐसी सिचुएशन के अंदर ये तीनों सेना इसके अंडर में वर्क करें, बेटर तरीके से चीज़ें रहें, सामने चीज़ें रहें, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स रहे कि भाई ये करना है, ये करना है, CDS की बात फॉलो करी जाए। जब CDS की पोस्ट बनाई जा रही थी तब एक ये भी इस पर क्वेश्चन था कि यार ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश की तीनों सेना इस पोस्ट के अंदर में है, प्लस इनके जो हेड होंगे इन इंडिविजुअल सेना के, उनका भी इनके लिए रेस्पेक्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि
कोई मतलब जो देखो, जो नेवी का हेड है, जो आर्मी का हेड है, जो एयरफोर्स का हेड है, वो अपने आप में भी वो भी सूरमा है। तो अब सीडीएस जो हैं उनसे फिर उनका समंजस कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद एक ये था कि सीडीएस के पास बहुत पावर आ जाएगी, कल को कुछ उल्टा भी हो सकता है क्योंकि पावर का मिसयूज़ या इस तरीके की चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर बिपिन रावत जी तो थे ही, बट उनके देहांत के बाद ये पोस्ट जो है 9 महीने से खाली थी। तो अब यहाँ पे इसको फिल कर दिया गया है। तो अभी ये पूरी प्रोसेस में चल ही रहा है। तो उसी के ऊपर एडिटोरियल आया था कि कैसे कम्युनिकेशन बनाने की ज़रूरत है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हेड के साथ। ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल हमने डिटेल में आज से 2 दिन पहले डिस्कस किया है। पूरा मैंने आपको पूरा समझाया था। और आज इसका जो है टेक्स्ट वाले पेज में एक आर्टिकल भी निकल आया है, ठीक है। पर कोई वैसी बात है नहीं। मैं इस वीडियो के एंड में अटैच भी कर दूंगा वो वीडियो, जिन्होंने उस दिन नहीं देखा है वो यहाँ से देख लेना, ठीक है। बाकी हमारे 6 आवर्स वाली वीडियो में भी है। गवर्नमेंट ब्लॉक 67 पॉन साइट आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 का एक रूल है, रूल 3 सब क्लॉज 2B। इसमें यह है कि अगर किसी इंसान के प्राइवेट पार्ट्स को कहीं पे शो किया जा रहा है तो वो उस जगह को ब्लॉक करवा सकता है। तो उसी का यूज़ करते हुए यहाँ पे 67 पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को जो है बैन कर दिया गया है इंडिया में, ठीक है। डिक्रिमिनलाइज अडल्ट्री, सेंटर सीक्स क्लेरिफिकेशन। देखो, अडल्ट्री पे कानून आया था हमारे देश के अंदर 2018 में कि अडल्ट्री इज़ नॉट इलीगल। मतलब अडल्ट्री जो है वो क्रिमिनलाइज जो थी ना, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। इलीगल तो गलत शब्द बोल दिया मैंने, डिक्रिमिनलाइज कर दिया था इस प्रोसेस को। देखो, अडल्ट्री है क्या? इसमें फीमेल का शादी के बाद किसी दूसरे मेल के साथ जो संबंध होता है उसे अडल्ट्री कहा जाता है। और इसमें जो ये दूसरा मेल होता है ना, इसको सजा दी जाती है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना, कि पहली चीज़ तो ये बोला जा रहा था कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि फीमेल के पास तो ऐसा कोई राइट नहीं। कल को इस किसी महिला का कोई पति बाहर संबंध बढ़ा रहा है तो उसके लिए तो कोई कानून नहीं है। तो पहली तो ये चीज़ थी। दूसरा यहाँ पे ये भी था कि भाई ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे ये माना जाता था कि भाई इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो मेल जो तीसरा पर्सन है जिसके साथ फीमेल के संबंध हैं, इसमें ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट रखा जाता था कि वो मेल के पास ही ये मतलब काबिलियत है, या मेल के पास ही ये चीज़ है जो वुमेन को अट्रैक्ट करता है कि सेक्सुअल चीज़ों में जाए। पर देर आर पॉसिबिलिटी ना कि ये फीमेल ने भी किया हो, पर सजा सिर्फ इस मेल को मिल रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए अडल्ट्री को फिर डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। जोसेफ शाइन जजमेंट 2018 में हमारी कोर्ट का आया था, जिसके अंदर सेक्शन 198 ऑफ CRPC, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, जो कि प्रोसीजर बताता है किस तरीके से कंप्लेंट ऑफ ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री जो है वो फाइल होगी। और दूसरा जो है IPC का इसी से रिलेटेड सेक्शन था, सेक्शन 497 ऑफ IPC। तो वो दोनों को यहाँ पे खारिज कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो ये था पूरा सिस्टम जिसकी वजह से सारी चीज़ें थी। द लॉ डज नॉट पनिश हिज वाइफ। ये जो मेल बंदा है जिसके साथ वाइफ के संबंध होंगे उसे पनिश करेगा। और इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा था कि मैंने आपको बताया, पर महिला के पास कोई ऐसा पावर नहीं था अगर उसका हस्बैंड इस तरह की किसी भी चीज़ों में पाया जाता। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी यहाँ पे न्यूज़ क्या है? न्यूज़ देखो ये है कि एक आपका ना एक्ट है जिसका नाम है आर्म्ड फोर्स एक्ट, ठीक है। आर्म्ड फोर्स समथिंग एक्ट है, मुझे भी नाम यहाँ पे इसमें पीछे हाइड हो गया है, तो देख लेना वो लोग आप। तो उसमें क्या हुआ ना, देखो देखो ये बात तो आपको पता है कि आर्मी के मैटर जो है ना वो अलग चलते हैं, तो वो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल से चलते हैं। तो वहाँ पे भी इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे आते हैं कि देखो, जब जो ऑफिसर्स होते हैं वो कलीग्स के वाइफ के साथ संबंध बनाते हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो उसके ऊपर बहुत सारे केसेस जो है ना आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा खारिज कर दिए जा रहे थे। तो इसी के ऊपर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या ये आर्म फोर्स पे भी आपका जो जजमेंट है लागू होगा। तो वही यहाँ पे ये न्यूज़ थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुई की जेल्ड फॉर अनदर 3 years बाय म्यांमार जनता कोर्ट। और साथ में एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी 3 साल की सज़ा दी गई है। ये ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट जो हैं ये उस समय एडवाइज़र हुआ करते थे सुई क्वी जी के, जब वो सत्ता में आई थी। सीन टर्नल इनका नाम है। तो ये मिलिट्री ऑफ म्यांमार जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, जेल पे जेल इन लोगों को डाली जा रही है। इसके बाद देखिए, फिनलैंड ने अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए हैं रशिया के लिए आज से। किस लिए? टूरिज्म के लिए। देखिए, रशिया के बहुत सारे लोग ना टूरिस्ट के लिए भी फिनलैंड का यूज़ करते हैं। और अभी एक ऐसी भी उड़ती खबर आ रही है कि रशिया से जो यूथ है ना वो बाहर निकल के भाग रहा है, क्योंकि रशिया में जॉब्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें जो हैं कम होती जा रही हैं।
अभी तो रशिया ने ये भी कर दिया था कि यूथ को बाहर जाने ही नहीं दिया जा रहा था। तो फिनलैंड ने जो है ना यहाँ पे ट्रैवल बैन लगा दिया है कि भाई कोई आ भी ना पाए, एक तो इसलिए भी कि कोई यहाँ बसे ना, भीड़ भाड़ ना बढ़े, और दूसरा कारण ये भी है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कहा है कि भैया आप लगाओ सैंक्शन। एंड स्वीडन एंड फिनलैंड तो नेटो में भी जाना चाह रहे थे, तो सुनेंगे भी ये, है ना। पीएम कॉन्ग्रेचुलेट छेत्री ऑन रिलीज ऑफ कैप्टन फैंटास्टिक। तो मैंने कल आपको बताया था कि फीफा ने इनके ऊपर एक सीरीज़ निकाली है जिसका नाम है कैप्टन फैंटास्टिक, 3 वीडियोस की ये सीरीज़ रहेगी। तो उसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बातें वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है ओवर द टॉप। ये ड्राफ्ट टेली कम्युनिकेशन बिल के बारे में बात करता है। इसको देखेंगे, समझेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ड्राफ्ट टेली कम्युनिकेशन बिल है क्या जो अभी न्यूज़ में है। तो देखिए, ड्राफ्ट जो टेली कम्युनिकेशन बिल है ये 3 पहले जो एक्ट थे उनको कंसोलिडेट करने का काम कर रहा है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, द टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। ये जो तीनों एक्ट हैं उनको कंसोलिडेट करके सारी चीज़ें जो हैं वो इस बिल के अंदर ली जा रही हैं। इस बिल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट ने करी है वो ये करी है कि इंटरनेट बेस्ड OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे कि व्हाट्सएप कॉल्स, फेस टाइम, गूगल मीट और इस तरीके के जितने भी आपके फ़ोन करने वाले या कम्युनिकेट करने वाले वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, तो सरकार जो है वो इस एक्ट से उनको भी रेगुलेट करने वाली है। देखो, होता क्या था कि जो टेलीकॉम कंपनीज होती थी उनके ऊपर तो सारे रेगुलेशंस होते थे, जियो के ऊपर, एयरटेल के ऊपर, पर फ़ोन पे बात तो भाई आप इन सबसे भी कर रहे हो, तो इन पे क्यों नहीं था। तो ये एक प्रॉब्लम थी, तो इसको भी सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब ये सब भी सरकार के अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। अभी ये बिल जो है, अभी बिल ही है, अभी ये जनता तक रखा गया है कि आप इसमें अपने ओपिनियन दीजिए, फिर इसको बाद में फाइनलाइज करके एक्ट बनाया जाएगा। लेकिन ड्राफ्ट टेली कम्युनिकेशन बिल इसका नाम है, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये भी है कि अब टेलीकॉम कंपनीज जो हैं उनको लाइसेंस चाहिए था, वैसे ही OTT प्लेटफॉर्म्स को भी इन तरीके की सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए रहेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। अब इस बिल में ना ट्राई का भी रोल बहुत कम कर दिया गया है। ट्राई जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो है एक बॉडी बनाई गई थी, इसको हम ट्राई बोलते थे। 1997 में ये एक्ट आया था जब ये बॉडी बनी थी, टू स्टेबलाइज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके लिए ये एक्ट लाया गया था। पर्पस आपको पता है, अपील्स, डिस्प्यूट, प्रॉब्लम, सारी चीज़ें देखना, ये करना। इस एक्ट के अंदर ना ट्राई का रोल जो है वो घटा के सिर्फ एज ए सजेस्टिंग बॉडी कर दिया गया है, रिकमेंडिंग बॉडी कर दिया गया है। बट इनके फैसले जो हैं वो इतने ज़्यादा अब वैल्यू के नहीं रहेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर डाल दी गई है कि वो जिसका लाइसेंस देना चाहें, वो जिसका लाइसेंस रिन्यू करना चाहें, जिसका लाइसेंस रद्द करना चाहें, वो कर सकता है। तो ये जो नई डेफिनेशन इस बिल के अंदर आई है वो किस चीज़ों को जो है इन सारी सर्विसेज को इसमें इंक्लूड करती है। Everything from broadcasting service to electronic mail, from voice mail to voice, video and data communication service, from internet and broadband service to over-the-top communication service, including those that the government may notify separately। ठीक है, रिफंड का भी प्रोविज़न है। अगर कोई इंटरनेट प्रोवाइडर अपना लाइसेंस सरेंडर करता है और आपने उसको पैसा दे रखा था तो आपको रिफंड वो करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डाल